वीडियो आप एकदम आखिर तक देखना। इस वीडियो में मैं सीए इंटर के हर सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, उसको अप्रोच कैसे करना है और उसके अलावा आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज अबाउट सीए इंटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, सीए इंटर। नाउ इसमें देखो एक चीज है मेरे को, सीए इंटर के हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्वेश्चंस मेरे को एक कॉमन डाउट स्टूडेंट्स में ही होता है कि सर क्वेश्चंस कितने करने हैं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस इनफ है क्या या और भी क्वेश्चंस करें क्या। तो एक चीज आप बहुत ध्यान से सुन लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहला आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपका क्या क्या कवर होना चाहिए वो देख लो। ठीक है, सबसे पहले आपका कवर होना चाहिए आईसीआई का स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ में आपके कवर होना चाहिए आपके आरटीपीज। क्या होना चाहिए? आरटीपीज। आरटीपीज के साथ में क्या कवर होना चाहिए? 5 पेपर के सजेस्टेड आंसर्स, राइट। उसके बाद में क्या कवर होना चाहिए? आपके मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आरटीपीज और सजेस्टेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो आरटीपी और सजेस्टेड है ना, ये बेसिकली मई 2018 से जब से न्यू कोर्स आया है तब से टिल डेट तक की आपको ये कवर करनी है। तो अगर आप कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसमें ये आपको सब कुछ कवर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल कम टू 2 सब्जेक्ट बेसिकली। वन इज अकाउंट्स एंड द अदर वन इज कॉस्टिंग। अकाउंट्स विल इंक्लूड एडवांस अकाउंट्स, ठीक है, एंड कॉस्टिंग। तो पहली स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर रहा हूँ अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग के लिए। ये तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मोटा मोटा सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवांस अकाउंट्स में अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में 2 अलग अलग तरीके की चीजें हैं। एक है आपका अकाउंट्स और एक है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट ना। तो एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स में दोनों में अकाउंटिंग के चैप्टर्स भी है और दोनों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है। तो ये दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आपको 2 चीज चाहिए। एक तो प्रोविजन बुक अच्छा चाहिए और उसके साथ में आपको आपके पास में क्वेश्चन बैंक का कवरेज होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऑथर्स ना केवल हर एएस के लिए 5 से 6 क्वेश्चन स्टूडेंट को दे देते हैं, वो इनफ नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो यू कैन यूज अ बुक ऑफ डीएस रावत सर। डीएस रावत सर की एक सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बुक है जो बहुत प्यारी बुक है। उसके अंदर प्रोविजंस बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है और क्वेश्चंस भी कवर्ड है। अगर आपके ऑथर की बुक में प्रोविजंस कवर्ड होंगे तो चलेगा, नहीं तो आप स्टडी मटेरियल से भी प्रोविजंस पढ़ सकते हो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? एएस करते समय स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि आपको पहले पूरा प्रोविजंस पढ़ लेना है। अच्छे से पूरा प्रोविजन पढ़ लो। अगर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हो तो स्टडी मैट से, ऑथर की बुक से पढ़ रहे हो तो ऑथर की बुक से, डीएस रावत सर की बुक से पढ़ रहे हो तो उससे। आपको पूरा प्रोविजन पढ़ लेना है और जो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको मार्क कर लेना है। तो स्टेप 1 है अंडरलाइन द प्रोविजंस। अंडरलाइन द प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस पे जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उस एएस में सबको अंडरलाइन कर लो, पूरा प्रोविजन के ऊपर कमांड ला लो। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपके पास में पूरा क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या आना चाहिए मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। उतने क्वेश्चंस मिनिमम आपको करने चाहिए। अगर आपके पास में कोई अच्छा कंपाइलेशन एएस के लिए नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस आपको खुद से करने चाहिए। एएस के सारे क्वेश्चंस ना खुद से करो, आंसर मत देखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन पढ़ के पूरा लर्निंग कर लिया है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर भी देखोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? तो उन क्वेश्चंस पे खुद को अप्लाई करो, देखो कि मेरे को वो आ रहा है या नहीं आ रहा। हर एक एएस का क्वेश्चन जब आप करोगे ऐसा अज्यूम करो कि एग्जाम में आ गया, तब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और आप उस गलतियों से सीखोगे। हर एएस में आप इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लो। आंसर के अंदर क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्वेश्चन के अंदर की इंपॉर्टेंट लाइंस और आंसर के अंदर की इंपॉर्टेंट लाइंस, उन दोनों को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप पूरे एएस नहीं पढ़ पाओगे। और स्टेप नंबर 3 आखिरी क्या है कि अगर मान लीजिए वो एएस थ्योरी एएस है, जैसे कि एएस 29 हो गया आपका प्रोविजन कंडीशन लायबिलिटीज कंडीशन एसेट वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका एएस 4 हो गया, ये सब थ्योरी एएस है। ठीक है, तो थ्योरी एएस में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कितने ऐसे पार्ट है एएस के जो क्वेश्चन बुक में कवर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रोविजंस होंगे जिन पे अभी तक क्वेश्चंस आया ही नहीं है, उनको प्रोविजन बुक में जाके सेपरेटली मार्क कर दो। तो रिवीजन के टाइम पे मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बुक उठाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं, अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन सेम है तो दोनों एक रखो और बाकी सारे काट दो। ऐसा करके क्वेश्चन बुक को पहले सॉल्व कर लो। और जब रिवीजन करूंगा तो पहले क्वेश्चन बुक अच्छे से कर लूंगा, जो भी मेरी अंडरलाइन है उसको पढ़ लूंगा,
देन मैं प्रोविजन बुक में जाऊंगा और जो मेरी मार्किंग कर रखी है जो क्वेश्चन बुक में कवर नहीं है उनको मैं सेपरेटली वहाँ पे स्टडी मैट में कवर कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। और स्टेप 3 जो है, मेरा लास्ट स्टेप जो है वो यही है कि जो भी मेरा सॉर्टिंग है बेसिकली वो मुझे करना है। ठीक है, कि कितने ऐसे प्रोविजन है एएस में जो मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है और कितने हैं जो प्रोविजन बुक में कवर्ड है लेकिन क्वेश्चन उस पर नहीं आया है। ये पूरा एएस को लेके हो गया। एएस का आंसर 3 पैराग्राफ में डिस्प्ले करना है। पहला पैराग्राफ प्रोविजन रहेगा, सेकेंड पैराग्राफ क्वेश्चन आपके फैक्ट्स ऑफ द केस रहेंगे और थर्ड रहेगा आपका कंक्लूजन। आपका प्रोविजन बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रोविजन छोटा लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस एकदम बड़ा लिखते हैं। आपका प्रोविजन बड़ा रहना चाहिए, फैक्ट्स ऑफ द केस उससे छोटा रहना चाहिए, कंक्लूजन उससे छोटा रहना चाहिए। जब आप कोई भी एएस का आंसर लिखोगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, एज पर द रेलेवेंट पैराग्राफ ऑफ एएस नंबर 29, एज पर रेलेवेंट पैरा ऑफ एएस 4। ठीक है, तो आपको रेलेवेंट पैरा वाला वर्ड जो है वो यूज करना है। तो एएस को लेके मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। ठीक है, इन एएस के ऊपर आपके कुछ रिवीजन वीडियोस रहेंगे, उसके थ्रू भी आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, खुद की मार्किंग से भी आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में ये अभी डिस्कशन हमारा एएस को हो गया है ना। अभी एएस के अलावा जो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग है उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली अब जो बचता है वो होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, करेक्ट। तो कॉस्टिंग में पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, एडवांस अकाउंट्स में और अकाउंट्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अब क्या बचता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला आता है सॉर्ट द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है। क्वेश्चन बैंक का मतलब कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, पिछले 5 आरटीपीस के सारे क्वेश्चंस, 5 सजेस्टेड आंसर्स के सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको क्या है, मान लीजिए मैं कॉस्टिंग के अंदर मैंने मटेरियल कॉस्टिंग लिया, या अकाउंट्स के अंदर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स लिया, एडवांस के अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप लिया, ऐसे कोई भी चैप्टर मैंने लिए, इनमें मान लीजिए 50 या 100 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिमिलर से होंगे, जैसे ये 4-5 क्वेश्चन एक जैसे, ये बस नाम और फिगर चेंज कर रखा है, तो उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को आप लिख के करोगे। ठीक है, बिना देखे लिख के करोगे, बचे हुए क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे के ऊपर करोगे। ठीक है, और उन 4-5 में से जो भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लोगे कि मैं रिवीजन के टाइम पे अब सिर्फ ये एक क्वेश्चन देखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो 5 सिमिलर थे, उसमें से एक ही मैं रिवीजन के टाइम पे करने वाला हूँ। ये आपकी पूरी मार्किंग कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में हो जानी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के आपने 7-8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले निकाल लिए होंगे, अकाउंट्स के आपने 7-8 क्वेश्चन, कॉस्टिंग के आपने मटेरियल कॉस्टिंग के 7-8-10 क्वेश्चन अच्छे निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे हम सिर्फ उतने क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड चीज क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस है, अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर तो है लेकिन एक एडजस्टमेंट उसमें अलग है ना, होता है ना ऐसा। उस एक एडजस्टमेंट को आप मार्क कर लो, ताकि जब रिवाइज करोगे तो पूरा क्वेश्चन और आंसर पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वो एक एडजस्टमेंट अपने को पढ़नी है। इस तरीके से अपना सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सॉर्टिंग से अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, जितना क्विक रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा समय हम लोग रिवीजन कर पाएंगे। जहाँ तक बात कॉस्टिंग की है, अकाउंट्स की है, एडवांस अकाउंट्स की, अगर आपको उसमें कुछ छोटे मोटे अपने नोट्स बनाने हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हो, आप अपने बना सकते हो। आपको आंसर करना है कि आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्रिप आपका बेसिकली इनके ऊपर रहना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा, और जितना आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ो, कि क्वेश्चन पूछ क्या है एकदम ध्यान से पढ़ो, ताकि आप कोई भी सिली मिस्टेक ना कर पाओ। और जो आप और कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना, तो कैलकुलेटर अच्छा यूज़ करो, छोटे बटन वाला कैलकुलेटर मत यूज़ करो। बहुत बार होता है कि हम दबा दें 2 और 5 दब जाता है, तो पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत अच्छा कैलकुलेटर लो, बड़ा कैलकुलेटर लो, ताकि वो सिली मिस्टेक्स आपकी ना हो। ठीक है, और टेस्ट के अंदर ये इंश्योर करो कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है, और नहीं आ रहा तो देखो सजेस्टेड आंसर से मैंने क्या गलती की उसको मार्क करके रखो। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कवर कर रहा हूँ अभी पहले क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल से ही लिंक्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेम जो मैंने आपको अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग के लिए बताया, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक नया चीज़ क्या करना है, वो है आपका बेसिकली आपका क्वेश्चन सॉर्टिंग। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉर्टिंग बोल रहा, आपको करना है आपका फॉर्मूला बुक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला बुक खुद की प्रिपेयर करनी है। रेशियो चैप्टर में हो गया,
ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में होगा, जहाँ पे भी एफएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खुद के बनाए हुए कंसेप्ट नोट्स। आपको 1 या 2 मिडिल पेज लगेगा रजिस्टर का एफएम को पूरा समराइज करने में, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो एफएम में ये कंसेप्ट नोट्स आपने बना लेना, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस के लिए मैंने ऊपर बोला है, कॉस्टिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए, वो आपको सेम तरीके से एफएम में भी फॉलो करना है। आपको अपनी सैम्पलिंग करनी है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को मार्क करना है। ये ध्यान में रखो कि आईसीआई कितने डेसिमल्स तक आंसर को निकाल रहा है, क्या प्रेजेंटेशन आईसीआई यूज कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो एफएम भी अपना सॉर्टेड है। उसके बाद में आते हैं हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर। अपना लॉ हो गया, ठीक है, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद में हमारा ऑडिट हो गया और ईआईएसएसएम हो गया, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट ये हम लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। हम लोग पहले प्रोविजंस करेंगे, बाद में क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं वो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग को पूरा प्रोविजंस पहले करना है और क्वेश्चंस करना है। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा कि आपको आपकी अंडरलाइंस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बुक को छोटा बना लो अंडरलाइन कर करके। जो सारे फॉर्मूलेज है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर 1 में कुछ फॉर्मूलेज है अलग अलग चीज़ें डिराइव करने के लिए, वो सारे फॉर्मूलेज अपनी एक फॉर्मूला बुक आप इकोनॉमिक्स के लिए बना दो। तो मोटा मोटा जो एफएम के लिए लगता है वो इकोनॉमिक्स के लिए हमको लगता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज द थ्योरी, ठीक है। नाउ विल कम टू फर्स्ट आई विल कम टू लॉ। आई वुड लाइक टू कम टू लॉ, ठीक है। लॉ में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। लॉ में क्या करना है, लॉ में बेसिकली सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारा प्रोविजन बुक, ठीक है। जो हमारा बेसिकली आईसीआई का स्टडी मैट आपको करना है, इसमें आप अपनी अंडरलाइंस करके उसको पहले पूरा अच्छे से क्रिस्प बना दोगे। हर सेक्शन आप पढ़ रहे हो, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हो, उसमें जो भी मेन लाइन्स है सिर्फ उतने को आप अंडरलाइन कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको केवल मेन लाइन देखनी है। आपने स्टडी मटेरियल पूरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन बैंक लो, क्वेश्चन की हर क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर दो, ठीक है। और आंसर खुद से रिकलेक्ट करने का ट्राई करो, एज इफ कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, और फिर देखो कि आपने जो रिकलेक्ट किया वो सही है या नहीं है। अगर आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर देखो थोड़ा सा, लेकिन देखने के पहले थोड़ा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालो ताकि आपको रिकलेक्ट हो जाए, ठीक है। देन आप आंसर देखो और फिर उसको लर्न कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक 2 बार करनी है। अब बहुत ध्यान से सुनना कि लॉ के हर चैप्टर के लिए आपको खुद की ऑडियो नोट बनानी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनेगी, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बुक ओपन करना है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ना है और आंसर की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको पढ़ना है। इस तरीके से हर क्वेश्चन की ऑडियो रिकॉर्डिंग आप एक रिकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर की ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। इससे क्या फायदा होगा कि आप कभी भी उसको लगा के 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स में उस चैप्टर को आप इजीली लर्न कर सकते हो। आपका बार बार वो रिवाइज होता रहेगा। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। लॉ में अपने रिवीजन लेक्चर्स अगर आप कुछ देखने हैं तो उसका भी अलग से लेक्चर्स को सेव करके रखो, ताकि कभी भी आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। आपको लास्ट चीज लॉ में ये करनी है, जो अपनी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि पहले स्टडी मैट करनी है, सारे प्रोविजंस करने हैं, फिर क्वेश्चन बैंक के ऊपर आना है और फिर क्वेश्चन बैंक को ढंग से करना है। अब वापस थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था प्रोविजंस, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, क्वेश्चन बैंक। थर्ड स्टेप क्या था, रीविजिट द प्रोविजंस। अब इसके अंदर मार्क कर लो कि प्रोविजंस के अंदर मार्क कर लो ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, जो क्वेश्चन बुक में कवर नहीं है, उनको सेपरेटली मार्क कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में फिर आ सकते हैं नए बोल के, और वहां पे खुद का क्वेश्चन फ्रेम कर लो कि भाई ये एग्जाम में आ सकता है। तो स्टडी मैट में सिर्फ उतनी ही चीजें रखो जो क्वेश्चन बैंक में नहीं कवर्ड है, बाकी सब स्टडी मैट से काट दो, ताकि आपके पास में पूरा सॉर्टिंग रेडी हो कि क्या क्वेश्चन बैंक से करना है और क्या स्टडी मैट से करना है, ठीक है। और जैसे मैंने एएस के लिए बोला था 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना है, वैसे ही आपको लॉ में भी 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना है। तो लॉ सॉर्टेड है। अब आता हूं मैं ऑडिट के ऊपर, ठीक है। अब ऑडिट को कैसे करना है, ऑडिट का मेरा ऑडिट चक्र का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में पूरा स्टडी मैट मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। आपको बस उस क्वेश्चन बैंक से ऑडिट को लर्न करना है, बाकी कुछ भी ऑडिट में नहीं करना है। आप चाहो तो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना दो। मेरी चार्ट रिविजन लेक्चर, हर चैप्टर के लिए चार्ट रिविजन लेक्चर मेरे यूट्यूब पे आने वाले हैं, वो आप उसको बार बार देखते रहो चार्ट रिविजन बुक के साथ में, ताकि आपको वो कंटिन्यूसली बार देखने से रोज आप एक लेक्चर ऑडिट का देखना, ठीक है। तो क्या होगा, हर 14 डेज में आपका पूरा एक बार रिवीजन ऑडिट का होता रहेगा।
ऐसे आपके 3-4 बार अपने आप रिवीजन हो जाएंगे उन 4 रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, 4 रिवीजन बुक आप हमारे पास से ले सकते हो, 350 रुपीज़ का बुक रहेगा वो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक करनी है, जो मेरी ऑडिट चक्र की क्वेश्चन बैंक है, उससे आपको पूरा ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप उसको जेरोक्स कर लेना। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी हम नो कॉस्ट नो प्रॉफिट के बेसिस पे 430 रुपीज़ में क्वेश्चन बैंक देते हैं। तो आपको स्टडी मेट पढ़ने का काम नहीं है, आप उस पर सब कुछ कर सकते हो। हमारा चार्ट बहुत अच्छा है, चार्ट रिविजन वाली बुक जो है आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो ऑडिट एकदम अपना सॉर्टेड है। नाउ वी विल कम टू EISSM। देखो EISSM में ना 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है हेडिंग वाला, दूसरा क्वेश्चन होता है बुलेट पॉइंट वाला, बेसिकली बुलेट्स पॉइंट, और तीसरा होता है शॉर्ट नोट। हेडिंग वाला मतलब क्या, एक क्वेश्चन पूछा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके अंदर 5 हेडिंग है और फिर उन हेडिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, राइट, ऐसा होता है ना। तो इनको हेडिंग वाला बोलता है। फिर बुलेट मतलब क्या कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें 10 बुलेट है, इसको बुलेट वाला बोलते हैं। एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन ये 2 कैटेगरी के होते हैं, केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही शॉर्ट नोट पे आते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले EIS का फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक द क्वेश्चन बैंक एंड स्टार्ट लर्निंग द क्वेश्चन बैंक, स्टार्ट मेकिंग योर अंडरलाइंस। ठीक है, वो सबको करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको स्टडी मैट ओपन करना है ICI का, और देखना है कि ये 2 कैटेगरी की कितनी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं हुई। से फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टडी मैट में तो है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, इसका मतलब इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो अपना क्वेश्चन बना दो। ऐसे ही आपके पास में हर चैप्टर का, EISSM के हर चैप्टर का आपके पास में मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस का लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपका मिस हो जाए या आप उसका आंसर स्वैप कर दो। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है वो तो ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं स्टडी मैट में देख के, कौन से जो बुलेट फॉर्म में है या फिर हेडिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट मैंने लॉन्ग बताया था, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट आप EISSM में भी यूज कर सकते हो। EISSM में खुद के मिनोमिक्स बना के भी आपको लर्निंग अच्छे तरीके से हो सकती है। EISSM में भी कितने बार रिवाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट नोट के आंसर्स को आपको 1-2 बार पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको आपको नहीं देना है, 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा EISSM भी हो गया। हमारे CSRT के एप्लीकेशन पे 1200 ऑनलाइन MCQ का टेस्ट अवेलेबल है EISSM के, वो आप सॉल्व करना, उसमें MCQ का बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आता हूँ, मैंने ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए। अब मेरा बचता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपको कैसे करना है, आपको सिंपली पहले आपको प्रोविजंस करने हैं, अपने ऑथर की बुक से पहले आपको सारे प्रोविजंस करने हैं। प्रोविजंस के बाद में आपको करना है आपकी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक में आपको ध्यान में रखना है कि जो सिमिलर क्वेश्चंस है उनको तो आप काट दो, और आपको एंश्योर करना है कि डायरेक्ट टेस्ट के अंदर आप लिख के क्वेश्चंस को कर रहे हो, मतलब 20-30% क्वेश्चन आपको लिख के करना है। अब आप अगर PGBP के क्वेश्चंस देखो तो PGBP के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया एडजस्टमेंट होगा। जो भी नए यूनिक एडजस्टमेंट्स है उनको आपको मार्क करके रखना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा सिर्फ वो यूनिक एडजस्टमेंट ही पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बैंक आपको करनी है। प्रोविजन आपको पूरा अच्छे से करना है, पूरी अंडरलाइंस करके एकदम बेहतरीन तरीके से करना है। रिवीजन लेक्चर्स भी DT के अंदर निकाल के रखो, ताकि आप बार बार रिवीजन लेक्चर्स देख के अपना कंसेप्ट को ठीक कर लो। DT के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना। कैलकुलेटर के ऊपर उतना नहीं कर सकते CA इंटर लेवल पे। ठीक है, कमिंग टू IDT बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। IDT में आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। IDT में आप है ना विशाल बट्टर सर का चार्ट ले लो, उस चार्ट को दीवार पे लगा लो, देन आप स्टडी मटेरियल लो, जितनी भी चीज़ें उस चार्ट में कवर नहीं है उनको आप स्टिक नोट बना के लिख के उस चार्ट पे कवर कर दो। मतलब उस चार्ट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना दो कि अब मैं कभी भी IDT रिवाइज करूंगा सिर्फ उस चार्ट से करूंगा। इसके थ्रू आपका IDT बहुत क्विकली रिवाइज होगा। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन बैंक आपको DT में बोला है जिस तरीके से करने के लिए, उसी तरीके से आपको IDT में भी क्वेश्चन बैंक को करना है। ये सारे सब्जेक्ट हमने इंटर के लिए डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और हम अकॉर्डिंगली मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मैंने ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलो।